हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे इस वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित करंट अफेयर्स की बात करेंगे हम, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ। चलिए तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो इंडियाज एंड इट्स नेबरहुड में सबसे पहला टॉपिक आता है भारत और चीन के संबंधों के बारे में। तो हाल ही में भारत ने 6वें भारत चीन रणनीतिक आर्थिक संवाद की मेजबानी की। इसमें भारत से नीति आयोग और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के मध्य एक द्विपक्षीय वार्ता मंच के रूप में बात की जाती है। सर्वप्रथम वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी तथा भारत और चीन के मध्य कुछ अन्य आर्थिक और वाणिज्यिक मंच भी हैं इस प्रकार के, जैसे संयुक्त आर्थिक समूह जो दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों के नेतृत्व के अधीन होता है, और दूसरा डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग एंड फाइनेंशियल डायलॉग जो भारत के आर्थिक मामले के विभाग के सचिव और चीन के वित्त मंत्रालय के उप मंत्री के नेतृत्व के अधीन होता है। अब भारत चाइना संबंध में इसकी हिस्ट्री जाने तो भारत और चीन के द्वारा 1984 के व्यापार समझौते में एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया था। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जबकि चीन के भागीदार देशों में भारत टॉप 10 की लिस्ट में आता है। अब इसके बाद हाल ही में तमिलनाडु के मामल्लपुरम में भारत और चीन के मध्य दूसरे अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। वर्ष 2020 को इंडिया चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज के रूप में नामित किया गया। तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के मध्य एक सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप स्थापित करने का निर्णय लिया गया और चेन्नई कनेक्ट नाम से किसी भी मुद्दे को विवाद का मुद्दा ना बनने देने की सहमति व्यक्त की गई। इससे पहले पहला अनौपचारिक सम्मेलन अप्रैल 2018 में वुहान में हुआ था। चलिए अब इसमें ही सिस्टर सिटी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सिस्टर सिटी संबंध वस्तुतः सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने के लिए भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भिन्न क्षेत्रों में कस्बों, शहरों, काउंटी, राज्यों आदि के मध्य होने वाले विविध या सामाजिक समझौतों का एक रूप है। अब आगे अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के बारे में बात करें तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में उद्योग और सड़क से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अब अरुणाचल प्रदेश ऐसा एरिया है जिसमें भारत का कंट्रोल है, लेकिन चाइना का मानना है कि यह दक्षिण तिब्बत या तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का ही एक भाग है। भारत पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और इस सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। चीन का मानना है कि वर्ष 1914 में जो शिमला समझौता हुआ था उस पर साइन करने वाले तिब्बती प्रतिनिधि इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं थे, इसीलिए चाइना इस मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है। चलिए अब आगे इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं। तो हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई, जिसमें 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और ये समझौते कुछ इस प्रकार हैं। एक तटीय निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापन, त्रिपुरा के सबरूम कस्बे के लिए पेयजल की आपूर्ति योजना के लिए भारत के द्वारा फेनी नदी से जल की प्राप्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन, हैदराबाद विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन और युवाओं से संबंधित मामलों के सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन। इनके अलावा भारत से और भारत के लिए माल की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाह के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तथा इसके अलावा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम का नवीकरण और महात्मा गांधी की जयंती 2019, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी 2020 और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ 2021 के आयोजन के लिए संयुक्त घोषणा पत्र। तो ये सारी चीज़ें इस समझौते के तहत साइन की गई हैं। चलिए अब आगे भारत और नेपाल संबंधों की बात कर लेते हैं। हाल ही में नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल ने भारत को अपनी सीमा के क्षेत्र में तीसरे देश की संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सहयोग प्रदान करने की बात की है। यह निर्णय पोखरा में आयोजित 4थी भारत नेपाल समन्वय बैठक के दौरान भारतीय सीमा की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और नेपाल समकक्ष आर्म्ड पुलिस फोर्स के मध्य लिया गया। इस समझौते के माध्यम से पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों के आतंकियों और तस्करी करने वाले प्रमुख समूहों और जाली नोटों के माफियाओं की गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। अब बात करें सशस्त्र सीमा बल या एसएसबी के बारे में तो यह गृह मंत्रालय के तत्वाधान में गठित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ्स का ही एक भाग है,
भारत में 6 अन्य केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बल मौजूद हैं, जैसे असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना वर्ष 1963 में चीन के आक्रमण के बाद की गई थी। यह भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात है। चलिए अब आगे आता है मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन। बिहार में मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी एक पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन है और प्रथम दक्षिण एशिया तेल पाइपलाइन गलियारा और नेपाल में प्रथम तेल पाइपलाइन है। मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना सबसे पहले 1969 में प्रस्तावित की गई थी। दोनों सरकारों द्वारा इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अगस्त 2015 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अब आगे देखें, इंडिया नेपाल इनॉग्रेट न्यू इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो हाल ही में भारत नेपाल ने संयुक्त रूप से जोगबनी बिहार, विराटनगर नेपाल में द्वितीय एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन किया। इससे पूर्व फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शुभारंभ बिहार के रक्सौल में किया गया था। इन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण एकीकृत क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं के सुगम सीमा पार आवागमन के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से किया जाता है। इसमें मुख्यतः सीमा शुल्क, अप्रवासन, सीमा सुरक्षा आदि एकीकृत होते हैं और वर्तमान में पंजाब में अटारी, पश्चिम बंगाल में पेट्रापोल, त्रिपुरा में अखौरा, बिहार में रक्सौल, बिहार में जोगबनी और मणिपुर में मोरेह नामक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट कार्यरत हैं। अब आगे एक छोटा सा फैक्ट जानते हैं। तो नेपाल और चीन के द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। चीन और नेपाल ने काठमांडू और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के मध्य सभी मौसमों में संचालन योग्य सड़क कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया। इसे वर्ष 2018 में घोषित ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत विकसित किया जाएगा। यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग है। चलिए अब आगे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन की बात करते हैं। इसमें हालिया घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि भारत ने ट्रिंकोमाली पोर्ट और तेल टैंक फार्म्स तथा कोलंबो के निकट केरावलपिटिया में एक एलएनजी टर्मिनल को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोलंबो बंदरगाह पर ईस्ट कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिए भारत जापान के मध्य संयुक्त समझौता और मटाला हाईवे अड्डे को संचालित करने का प्रस्ताव है। जाफना कोलंबो रेल ट्रैक और अन्य रेलवे लाइंस को अपग्रेड करने, भारत से इलेक्ट्रिसिटी के आयात के लिए बिजली पारेषण लाइन प्रदान करने और कांके संथुराई पत्तन के पुनर्निर्माण सहित उत्तर और पूर्वी प्रांतों में अवसंरचना का निर्माण करने आदि की बात की गई है। मार्च 2000 में भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अब आगे भारत और मालदीव के संबंधों की बात करते हैं। तो हाल ही में भारत और मालदीव ने अद्दू एटोल के 5 द्वीपों में अद्दू पर्यटन क्षेत्र की स्थापना के लिए 5 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और हुआराफुशी द्वीप में एक बोतलबंद जल संयंत्र स्थापित करने के लिए 6ठे एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सभी 6 परियोजनाएं उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन परियोजनाओं को इन द्वीपों पर समुदायों की आवश्यकता के आधार पर संचालित किया जाएगा। अद्दू एटोल को सीनू एटोल के रूप में भी जाना जाता है। यह मालदीव का सबसे दक्षिणी एटोल है और यहाँ एटोल से मतलब है कि एक अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ जो चारों ओर से लैगून कहे जाने वाले जलीय निकाय से घिरी होती है। यहाँ छोटी झीलें, आर्द्रभूमियाँ, दलदली क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय पादप, कंदमूल आदि पाए जाते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं भारत म्यांमार संबंधों के बारे में। म्यांमार के राष्ट्रपति द्वारा भारत की यात्रा की गई थी और इस यात्रा से संबंधित कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं। इम्फाल और मांडले के मध्य समन्वित बस सेवा की शुरुआत, मणिपुर की सीमा के निकट म्यांमार के तामू में एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के निर्माण में भारत द्वारा सहायता दी जाएगी। भारत के द्वारा कैंसर के रोगियों के उपचार के लिए उपकरण भाबाट्रॉन 2 प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सहयोग दिया जाएगा। रिफाइनरी, स्टॉक पाइलिंग, सम्मिश्रण और फुटकर विक्रय सहित पेट्रोलियम के क्षेत्र में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दोनों सरकारों के मध्य सहयोग में सहमति व्यक्त की गई। इसके अलावा सड़क और भौतिक अवसंरचना विकास के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाएगा। भारत द्वारा म्यांमार की EID कार्ड परियोजना के लिए सहायता दी जाएगी। म्यांमार में भारत का रुपए कार्ड लॉन्च होगा। यह रुपए कार्ड अब तक UAE, बहरीन, सऊदी अरब, सिंगापुर, मालदीव और भूटान में लॉन्च हो चुका है। दोनों पक्षों द्वारा रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के लिए और अधिक परियोजना की शुरुआत की जाएगी।
कलादान परियोजना के अंतिम चरण पातेल व जोरिन पुई सड़क के कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में भारत म्यांमार मैत्री परियोजना के तहत भारत द्वारा शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए रखाइन प्रांत में 250 पूर्व निर्मित आवास म्यांमार को सौंपे गए। इससे पहले वर्ष 2017 में म्यांमार ने भारत की प्रथम स्थानीय रूप से निर्मित तल सायना नामक एंटी पनडुब्बी टारपीडो का क्रय किया था और वर्ष 2019 में म्यांमार ने INS सिंधुवीर नामक डीजल इलेक्ट्रिक क्लो क्लास पनडुब्बी का अधिग्रहण किया था। अब इनके अलावा कुछ अन्य जानकारी भी जानते हैं। भारत और म्यांमार सीमा पर जनजाति लोगों को आबाद आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए फ्री मूवमेंट रेजिम सिस्टम की शुरुआत की गई थी। इसमें सीमा के निकट निवास कर रहे जनजाति लोगों को वीज़ा के बिना सीमा पार 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति प्रदान की गई है। भारत और म्यांमार द्वारा 11 मई 2018 को भूमि सीमा पारगमन समझौता या लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद देखें चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, तो CMEC चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत एक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है जो म्यांमार और चीन के मध्य कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें चीन के यून्नान प्रांत को म्यांमार के रखाइन प्रांत के क्यूफयू से जोड़ा जाएगा। यह गलियारा चीन को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए एक अन्य मार्ग प्रदान करता है। चलिए अब अगले टॉपिक में बिम्स्टेक DMEX 2020 की बात करते हैं। मतलब बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020। यह 3 दिन का अभ्यास है जिसमें आपदा के दौरान विरासत स्थलों की सुरक्षा, आपदा पश्चात उनके संरक्षण आदि के संबंध में प्रोटोकॉल के मानकीकरण, नीति निर्माण और दिशा निर्देशन पर चर्चा की जाती है। इस एक्सरसाइज की मेजबानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम द्वारा की गई थी। इसमें 5 देशों ने भाग लिया था जो हैं बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और नेपाल। इसमें थाईलैंड और भूटान ने भाग नहीं लिया। चलिए अब आगे अगले टॉपिक में इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के संबंधों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है इंडिया आसियान रिव्यू ऑफ फ्री ट्रेड पैक्ट। हाल ही में भारत और आसियान देशों ने वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की समीक्षा करने के लिए सहमत हुए हैं। वर्ष 1992 में भारत आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना, वर्ष 1995 में एक पूर्ण वार्ता भागीदार बना और वर्ष 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच का सदस्य बना। वर्ष 2003 में एक फ्रेमवर्क समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट CECA पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि आर्थिक सहयोग को सक्षम बनाने के लिए एक संस्थागत ढांचे का निर्माण किया जा सके। वर्ष 2009 में बैंकॉक में आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौता AIFTA पर हस्ताक्षर किए गए। 1 जुलाई 2005 में आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अस्तित्व में आया और आसियान की इन सब संबंधों की पृष्ठभूमि के साथ ही भारत अब आसियान का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के प्रमुख निर्यात जहाज, नाव, फ्लोटिंग संरचनाएं, खनिज ईंधन, खनिज तेल और मांस है, तो वहीं प्रमुख आयात दूर संरचना उपकरण, विद्युत मशीनरी, खनिज ईंधन, खनिज तेल, पशु या वनस्पति वसा और तेल हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में आयोजित 16वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया था। अब आगे बात करते हैं आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक के बारे में। तो आसियान द्वारा आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक नामक एक विजन दस्तावेज जारी किया गया है। यह आसियान केंद्रित क्षेत्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक पहल है। इसके अंतर्गत समुद्री सहयोग, कनेक्टिविटी, सतत विकास, आर्थिक और सहयोग के अन्य संभावित क्षेत्र आदि जैसे 4 प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्रों में सहयोग और समर्थन को निश्चित रूप से बेहतर बनाना है। अब आगे इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के द्वारा की गई कुछ पहलों की बात कर लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नया प्रभाग स्थापित किया है। नवंबर 2019 में भारत ने बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान एक खुली वैश्विक पहल के रूप में इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी। दिसंबर 2019 में दिल्ली संवाद 11 की मेजबानी की थी भारत ने और इसी दौरान इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सदस्यों के साथ इंडो पैसिफिक रीइमेजिनिंग द इंडियन ओशन थ्रू एन एक्सपेंडेड जियोग्राफी इस विषय पर हिंद महासागर संवाद का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2018 में सिंगापुर में सांग्री ला संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन का उल्लेख किया गया था। यह सांग्री ला संवाद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा आयोजित एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। अब आगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं।
तो हाल ही में भारत ने RCEP में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है क्योंकि RCEP के साथ भारत का बढ़ता व्यापार घाटा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ भारत का अनुभव अच्छा नहीं रहा। घरेलू बाजार के लिए यह खतरा भी हो सकता है और इसमें चाइना जैसा प्रतिस्पर्धी भी शामिल है और इसकी नीतियां भी बौद्धिक संपदा अधिकार के संबंध में कठोर है। यह RCEP 10 आसियान देशों के साथ चाइना, जापान, भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एक प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। अब अगला टॉपिक आता है ईस्ट एशिया समिट कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन। हाल ही में भारत ने चेन्नई में ईस्ट एशिया समिट की मेजबानी की थी। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित ईस्ट एशिया समिट समुद्री सुरक्षा सम्मेलनों की श्रृंखला का चौथा सम्मेलन था। इससे पहले 2015 में नई दिल्ली, 2016 में गोवा, 2018 में भुवनेश्वर इसकी मेजबानी कर चुका है और चेन्नई में इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सरकारों की साझेदारी के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। बात करें ईस्ट एशिया समिट की तो यह एक नेतृत्व आधारित मंच है जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र के समक्ष विद्यमान विविध संभावित राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सभी साझेदार एकजुट होते हैं। इसमें 18 सदस्य हैं जिसमें 10 आसियान देश और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, USA और रशिया हैं। चलिए अब अगले टॉपिक में इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में रक्षा मंत्री की सियोल यात्रा के दौरान 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पहला था नेवल लॉजिस्टिक्स शेयरिंग पैक्ट और दूसरा है डिफेंस एजुकेशनल एक्सचेंजेस। इनमें इंडिया साउथ कोरिया रिलेशंस को रक्षा संबंधों के मामले में अगले स्तर तक ले जाने के लिए फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप में भूमि प्रणाली, एयरो सिस्टम, नौसेना प्रणाली, अनुसंधान एवं विकास सहयोग एवं परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता आश्वासन आदि जैसे सहयोग के कई प्रस्तावित क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है। इससे भारत में कोरियाई कंपनी की भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल K9 वज्र मोबाइल आर्टिलरी गन को L&T के द्वारा हनवा लैंड सिस्टम्स के सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। यह भारत के आयात व्यय को कम करने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए अब अगले टॉपिक में इंडिया जापान रिलेशन के बारे में बात करें तो हाल ही में नई दिल्ली में भारत और जापान के मध्य भारत जापान विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय वार्ता मतलब 2+2 वार्ता संबंधी बैठक का आयोजन हुआ। इसके प्रथम दौर का आयोजन 2010 में किया गया था और यह बैठक अक्टूबर 2018 में जापान में आयोजित 13वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई। इसमें राष्ट्रों की रणनीतिक साझेदारी, विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में साझेदारी को और गति प्रदान करने की बात की गई। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में क्षेत्र में शांति, समृद्धि और प्रगति के साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर कार्य करने की भी प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। जापान भारत के साथ 2+2 वार्ता प्रणाली में जुड़ने वाला दूसरा देश है। इसके पहले इंडिया और USA के मध्य यह वार्ता विद्यमान थी, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आधिकारिक स्तर पर 2+2 वार्ता व्यवस्था विद्यमान है। इसी के साथ भारत की सभी क्वाड कंट्रीज के साथ 2+2 वार्ता व्यवस्था स्थापित हो गई है। आगे बात करते हैं इंडियन ओशन डायलॉग 2019 के बारे में। छठे हिंद महासागर संवाद का आयोजन दिल्ली में किया गया। यह ट्रैक 1.5 वार्ता है जो हिंद महासागर क्षेत्र के रणनीतिक मुद्दों पर शिक्षाविदों और अधिकारियों के मध्य सार्वजनिक और मुक्त संवाद को प्रोत्साहित करती है। इसमें अधिकारी और गैर अधिकारी जैसे अग्रणी व्यवसायी, व्यापारिक संगठन, गैर राजनयिक शामिल होते हैं। और जो ट्रैक 1 वार्ता होती है उसमें शासकीय कूटनीति आती है और वहीं ट्रैक 2 वार्ता में बैक चैनल डिप्लोमेसी, गोपनीयता और अनौपचारिक वार्ता आती हैं और ट्रैक 1 और ट्रैक 2 के मध्य आता है ट्रैक 1.5। यह इंडियन ओशन डायलॉग 2019 इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की एक पहल है और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य 22 सदस्य राष्ट्रों और 9 डायलॉग पार्टनरों के मध्य महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को सुदृढ़ करना है। इसके सदस्यों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशल, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, मालदीव और यमन शामिल होते हैं। इसके फोकस एरिया की बात करें तो मत्स्य प्रबंधन, ब्लू इकोनॉमी, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा आदि आते हैं। अगले टॉपिक में बात करते हैं मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में। तो थाईलैंड के बैंकॉक में 10th मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित की गई।
मेकोंग गंगा सहयोग पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के लिए यह 6 देशों भारत, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल है। वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियन में इसका शुभारंभ हुआ। गंगा और मेकोंग गंगा दोनों ही एक अति प्राचीन नदियां हैं और मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन का उद्देश्य इन दो प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के मध्य संपर्क को सुदृढ़ करना है। चलिए अब अनक्लॉज के बारे में बात करते हैं। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 1982 में हस्ताक्षरित और अंगीकृत किया गया था। यह विश्व के महासागरों और समुद्रों में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक व्यापक शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। अनक्लॉज ने 3 संस्थाओं का सृजन किया है। पहला, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। दूसरा, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तीसरा, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। चीन और भारत के साथ ही 160 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन यूएसए ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब अगले टॉपिक में इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग। हाल ही में इसकी दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। पहली बैठक नवंबर 2018 में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें शामिल हैं परिवहन अवसंरचना और प्रौद्योगिकियों का विकास, कृषि और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास, लघु और मध्यम व्यवसायों को सहयोग, डिजिटल रूपांतरण और उद्भवशील प्रौद्योगिकियां, व्यापार, बैंकिंग, वित्त और उद्योग क्षेत्र में सहयोग तथा पर्यटन एवं कनेक्टिविटी। आगे बात करते हैं रशिया फार ईस्ट के बारे में। हाल ही में 20वीं भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन और ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की 5वीं बैठक रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित हुई। इस 5वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों में भारत, मलेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। इसी के तहत कनेक्टिविटी चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के मध्य समुद्री मार्ग को विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इस मार्ग के बन जाने पर जहां अभी समय 40 दिन का लगता है, तो वहीं इसके बाद दूरी तय करने में सिर्फ 24 दिन लगेंगे। आगे बात करते हैं इंडिया सेंट्रल एशिया रिलेशन के बारे में। इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल के शुभारंभ पर विदेश मंत्री द्वारा व्यापार और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए भारत और मध्य एशियाई देशों के मध्य एयर कॉरिडोर स्थापित करने की वार्ता संपन्न की गई। इसके माध्यम से शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं और कृषि तथा खाद्य उत्पादों के व्यापार में सहायता प्रदान होगी। वर्तमान में मध्य एशिया के साथ अधिकांश व्यापार ईरान के बंदरगाह अब्बास, नॉर्दर्न यूरोप या चाइना के माध्यम से होता है, लेकिन इस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भारत ने बहुत से प्रयास भी किए हैं। जैसे वर्ष 2012 में कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की शुरुआत की, बाद में अशगाबाद समझौते से भी जुड़ा, जिसमें भारत ने मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के मध्य माल के परिवहन की सुविधा के लिए अशगाबाद समझौते को स्वीकार किया था। इसमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान, ईरान और पाकिस्तान तथा भारत शामिल हैं। इसके अलावा तापी गैस पाइपलाइन, जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से गुजरने वाली प्रस्तावित गैस पाइपलाइन है, उससे भी जुड़ा। और यह तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान, हेरात, कंधार, मुल्तान, फाजिल्का आदि से होकर गुजरेगी। अब आगे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात करते हैं। तो हाल ही में रूस ने वर्ष 2020 तक भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मध्य फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न होने की संभावना प्रकट की थी। अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो यह ट्रीटी ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संधि 1 जनवरी 2015 से लागू हुई थी। यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन इसकी कार्यकारी संस्था है। इसके सदस्य देश में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान और अर्मेनिया तथा किर्गिस्तान आते हैं। चलिए अब आगे इंडिया के वेस्ट एशिया के साथ संबंधों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले भारत और सऊदी अरब संबंधों की बात करेंगे। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सऊदी अरब की यात्रा की गई। प्रधानमंत्री ने रियाद में आयोजित फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लिया और इस यात्रा के माध्यम से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें 2 समांतर प्रभाग होंगे। पहला राजनीतिक सुरक्षा, संस्कृति और समाज, और दूसरा अर्थव्यवस्था तथा निवेश। दोनों देशों के द्वारा ड्रग्स की तस्करी, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, सुरक्षा सहयोग आदि जैसे मुद्दे पर 12 MOUs पर हस्ताक्षर किए।
इसके अलावा सऊदी अरब ने भारत को विजन 2030 के तहत 8 रणनीतिक साझेदार देशों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की। और सऊदी अरब ने विजन 2030 तथा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव जो चालू किए हैं, यह तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने और देश की अर्थव्यवस्था को विविधीकृत करने के लिए एक योजना प्रारंभ की है इन्होंने। आगे भारत पैलेस्टीन समझौते की बात करें तो भारत ने पैलेस्टीन इंडिया टेक्नो पार्क के निर्माण के लिए $3 मिलियन की धनराशि का तीसरा अंश जारी किया है। इस पार्क के लिए भारत का निवेश $12 मिलियन के भारतीय अनुदान के माध्यम से एक टेक्नो पार्क की स्थापना के लिए हस्ताक्षरित समझौते का भाग है। इसमें प्रत्येक 6 माही में $3 मिलियन जारी किए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडिया और ईरान के संबंध के बारे में। हाल ही में भारत और ईरान के द्वारा चाबहार बंदरगाह के विकास में तीव्रता लाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। इसे वस्तुओं और यात्रियों के मल्टी मॉडल परिवहन के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के विकास और प्रबंधन के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का गठन स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में किया गया है। इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट द्वारा कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2013 के तहत संयुक्त रूप से की गई है। अब अगले टॉपिक में इंडिया और यूएसए के संबंधों की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग। तो हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का द्वितीय संस्करण वॉशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया। पहला संस्करण 2018 में न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था और अब दूसरे वॉशिंगटन डीसी के आयोजन में परिणाम कुछ इस प्रकार निकले। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स पर हस्ताक्षर, जिसमें प्राइवेट पार्टनर से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अंतिम रूप दिया गया। इसके अलावा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोएलिशन किया गया। दोनों पक्षों ने अंतरिक्ष मलबे और अंतरिक्ष ट्रैफिक प्रबंधन सहित स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान की बात की है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए तथा यंग इनोवेटर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत अमेरिका में अल्पकालिक इंटर्नशिप के अवसर प्रोवाइड करने की भी बात की गई। अब आगे बात करते हैं नाटो एलाई लाइक स्टेटस के बारे में। हाल ही में अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ने भारत के साथ अपनी प्रमुख रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ और संवर्धित करने के लिए वित्त वर्ष 2020 के लिए नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA में एक संशोधन को पारित किया, जिसमें अमेरिकी विदेश विभाग शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत के साथ एक गैर सदस्यीय नाटो सहयोगी के समान व्यवहार करेगा। इससे भारत को इस तरह से फायदे होंगे। भारत डिफेंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट परियोजनाओं का साझेदार बनेगा, डिप्लीटेड यूरेनियम एंटी टैंक राउंड्स को खरीद सकेगा, जहाज़ों और सैन्य सामग्रियों की प्रदायगी में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी और अमेरिकी सैन्य अड्डों से बाहर रखे रक्षा विभाग के स्वामित्व वाले उपकरणों के युद्ध आरक्षित भंडार को इंडिया एक्सेस कर पाएगा। अब इस संशोधन के माध्यम से भारत केवल स्ट्रेटेजिक वर्किंग पार्टनर होगा नाटो का और यह भारत पर किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता आरोपित नहीं करता। जैसे कि नाटो के सदस्य राष्ट्रों को संगठन को वित्त पोषित करना पड़ता है, लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। चलिए अब आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हाल ही में भारत और अमेरिका द्वारा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट BECA के शीघ्र संपादन के लिए कार्य करने पर सहमति प्रकट की गई है। BECA के माध्यम से भारत को अमेरिकी भूस्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने के लिए स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम और क्रूज तथा बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे हथियारों को सटीक रूप से लक्षित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। BECA के अलावा अमेरिका और भारत के मध्य कुछ अन्य समझौते भी हस्ताक्षरित हैं, जैसे वर्ष 2002 में GSOMIA जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर साइन किया गया। यह दोनों देशों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने और एक देश को दूसरे देश की गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है। इसके बाद आता है वर्ष 2016 में LEMOA लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। यह दोनों राष्ट्रों की सेना को आपूर्ति और मरम्मत के लिए एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इसके बाद 2018 में COMCASA कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। यह दोनों देशों के अनुमोदित उपकरणों पर
सुरक्षित संचार और विनिमय सूचना साझा करने को सक्षम बनाता है। अब आगे बात करते हैं क्वाड के बारे में। तो पहली बार मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के विदेश मंत्री स्तर की चतुष्पक्षीय वार्ता आयोजित की गई। क्वाड या क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इन 4 देशों के मध्य आयोजित एक रणनीतिक संवाद है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा की गई थी। हालांकि वर्ष 2017 के आसियान सम्मेलन के दौरान सभी 4 पूर्व सदस्यों द्वारा इसे पुनर्जीवित करने के लिए वार्ता की गई। अब आगे बात करते हैं H1B और H4 वीज़ा के बारे में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन के शासकीय आदेश के माध्यम से H1B वीज़ा प्रदान करने की प्रक्रिया को कठोर बना दिया गया है। साथ ही H4 वीज़ा जारी करने की दर में भी गिरावट हुई है। H1B वीज़ा अमेरिकी कंपनियों को अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों को 3 वर्ष के लिए नियुक्त करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, जिसे 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रति वर्ष जारी किए जाने वाले वीज़ा की सीमा 85,000 निर्धारित की गई है। वर्ष 2018 में जारी किए गए कुल H1B आवेदन में से 74% भारतीयों द्वारा किए गए थे। और H4 वीज़ा ऐसे वीज़ा होते हैं जो H1B वीज़ा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के परिवारों को दिए जाते हैं, जैसे उस व्यक्ति के जीवन साथी या बच्चों को। चलिए अब आगे भारत और यूरोप के संबंध की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इंडिया यूनाइटेड किंगडम रिलेशंस की। तो हाल ही में भारत यूके जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की 13वीं बैठक लंदन में आयोजित की गई। भारत यूनाइटेड किंगडम जेटको की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी, ताकि रणनीतिक आर्थिक संबंध विकसित किया जा सके और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम संबंधों में हालिया विकास क्रम कुछ इस प्रकार है कि 2017 के एक्सेस इंडिया प्रोग्राम के तहत यूके की एमएसएमईज भारत में निवेश कर पाएंगी। आगे जुलाई 2016 से लंदन में $3.5 बिलियन से अधिक के रुपए मूल्य वर्ग वाले बॉन्ड जारी किए जा चुके हैं, जो HDFC, NTPC, NHAI आदि ने ये बॉन्ड जारी किए हैं। इनके अलावा भारतीय रेलवे वित्त निगम के द्वारा ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से $500 बिलियन की राशि उगाही की गई। इस बॉन्ड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी सूचीबद्ध कराया गया। इसके बाद वाराणसी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत वाराणसी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए तकनीकी सहायता यूके प्रदान करेगा। फिर स्टार्टअप इंडिया पहल को समर्थन प्रदान किया जाएगा। एक स्टार्टअप इंडिया वेंचर कैपिटल के लिए अतिरिक्त £20 मिलियन के निवेश के अलावा यूके द्वारा 75 स्टार्टअप उद्यमों में £160 मिलियन का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज की शुरुआत हुई। भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी निवेशकों के लिए 22 सितंबर 2017 को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भारत की फर्स्ट बॉन्ड इंडेक्स सीरीज की शुरुआत की। अब आगे बात करते हैं भारत जर्मनी संबंध के बारे में। तो हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल द्वारा एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल और अपने मंत्रिमंडल के साथ द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श के 5वें दौर की वार्ता के लिए भारत की यात्रा संपन्न की गई। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पर €1 बिलियन का वित्त प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के द्विपक्षीय आह्वान के तहत €35 मिलियन, जर्मनी में पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए अ न्यू पैसेज टू इंडिया नामक एक समग्र कार्यक्रम के भाग के रूप में इंडो जर्मन पार्टनरशिप ऑन हायर एजुकेशन पर हस्ताक्षर, आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए सहयोग, आर्मी तथा नौसैनिक क्षेत्रों में इंडस्ट्रीज के लेवल पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की सुविधा आदि कुछ पहलों को इंडिया और जर्मनी के मध्य प्रारंभ किया गया। अब आगे बात करते हैं भारत और फ्रांस संबंधों के बारे में। तो हाल ही में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा ने भारत फ्रांस के रणनीतिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है और इस यात्रा के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटिंग आदि क्षेत्र में सहयोग के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और एटॉस के मध्य सहयोग समझौता साइन किया गया। दोनों देशों के म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर हुए और हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री निगरानी के लिए एक उपग्रह समूह के भाग के रूप में 8 से 10 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई। फ्रांस अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने वर्ष 2022 तक मानव युक्त अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बायो एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसरो के साथ एक समझौता किया है। भारत में रेलवे स्टेशन के विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम ने फ्रेंच नेशनल रेलवेज और एक फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और 2018 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक संयुक्त विजन पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। चलिए, तो अब इसी पॉइंट पर हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का यह वीडियो हम यहीं रोकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित और लेक्चर भी आएंगे। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।